So, hello students, my name is Jasmine and I am here to teach you CA Inter Law. तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ फ्रॉम अ कंपनी लॉ चैप्टर प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना होगा, लाइक किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस, किसी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस. बेसिकली ये प्रोस्पेक्टस होता क्या है? ये प्रोस्पेक्टस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे इंस्टीट्यूट की, ऑर्गेनाइजेशन की. फॉर एग्जांपल, हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम क्या करेंगे? हम उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस परचेज करेंगे. अगर हमें उस जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, क्या इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि हमारा कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, क्या हमारे कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या हम और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, कब से हमारा कॉलेज एस्टेब्लिश, एंड इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है. तो उसके बेस पे हम अपना डिसीज़न बनाते हैं कि क्या हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है. तो हम उन्हें जो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में जो फॉर्म लगा होता है उसे हम डिटैच करके, फिल करके उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं. वैसे ही कंपनीज़ अपने जब उनको पैसा रेज करना होता है कंपनीज़ को, तो वो एक फॉर्म को यूज़ करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी जब उन्हें किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए या अपने बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पब्लिक ऑफर, जनरल पब्लिक को ऑफर करती है. उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस. ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस में उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ये बहुत अच्छे से डिटेल्ड में डिफाइंड है सेक्शन 26(1). क्या कहता है सेक्शन 26 में कि कंपनी का पास्ट 5 सालों का रिकॉर्ड, 5 सालों का P&L, बैलेंस शीट, कंपनी के ऑडिटर की रिपोर्ट जाएगी, करंट ईयर के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर पूरी डिटेल जाएगी. कब हमारी कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, हमारी कंपनी का नेम, एड्रेस, कंपनी के CS कौन है, हमारे डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स का एड्रेस, ये सब डिटेल कहाँ जाएगी? हमारे प्रोस्पेक्टस में. प्रोस्पेक्टस एक बहुत ह्यूज डॉक्यूमेंट होता है, 500-600 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है. इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंपनी. उसके बेस पे जो इन्वेस्टर होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, वो डिसाइड करती है कि क्या हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना. एंड माइंड इट, कंपनीज के जो उसमें प्रोस्पेक्टस में जो नेम लिखा होगा, जैसे डायरेक्टर्स का, प्रपोज डायरेक्टर्स का, या लिखा होगा प्रमोटर्स का नाम, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस में मेंशन की गई है. अगर वहाँ पे कोई भी मिस स्टेटमेंट पाई गई है तो वो लोग जिम्मेवार होंगे. मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड लायबल फॉर एनी मिस स्टेटमेंट विच इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस के लिए हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर 3 जो हमारे कंपनी लॉ का आता है, वो सेक्शंस कवर करता है, सेक्शन 23 to 42. उसमें हम प्रोस्पेक्टस का पूरा इन डिटेल देखेंगे कि क्या होता है. बट उससे पहले लेट मी मेक यू क्लियर, प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए कौन सी कंपनीज को क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, कौन सी कंपनीज को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है. बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, दैट इज पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में इन द कंपनीज लॉ. तो कंपनी एक्ट क्या कहता है? जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज़, चाहे शेयर्स, डिबेंचर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कोई भी किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज़ है, वो जनरल पब्लिक में इशू नहीं कर सकती. प्राइवेट कंपनी को ये प्रोहिबिशन है अंडर सेक्शन 268. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक में अपने शेयर्स, सिक्योरिटीज़ इशू नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑन द अदर हैंड द पब्लिक कंपनी जो अपना पैसा रेज करती है जनरल पब्लिक से, उनको ऑफर करती है, तो इसके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है प्रोस्पेक्टस इशू करने की. सो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के में बेसिक यही डिफरेंस है कि प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड है, अपना पैसा रेज नहीं कर सकती जनरल पब्लिक से, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती. ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी को अगर जनरल पब्लिक से पैसा रेज करना है तो उन्हें इशू करना ही होगा प्रोस्पेक्टस. दिस इज़ द रिक्वायरमेंट. और अगर बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए कोई पब्लिक कंपनी अगर पैसा रेज करती है जनरल पब्लिक से किसी भी मैनर के थ्रू,
तो वो यहाँ पे कंपनी लायबल होगी और इन्हें सारा का सारा लोगों का पैसा रिफंड करना पड़ेगा अगर ये लोग बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए शेयर्स अलॉट कर देते हैं जनरल पब्लिक में, तो उनको सारा पैसा यहाँ पे रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी, फिर अगर प्राइवेट कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो फिर वो क्या करेगी? अब प्राइवेट कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने रिलेटिव से, डायरेक्टर प्रमोटर के रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से और जो भी जैसे किथ एंड किन हम बोलते हैं उन लोगों से पैसा, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पैसा रेज करेगी। जब हम किसी से पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि कितनी लिमिट होती है, कितने लोगों के को ये पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इन्वाइट कर सकती है, आओ हमारे पास आके पैसा हमारी कंपनी में लगाइए। हम बेसिकली ये चीज़ कवर करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। अंडर सेक्शन 42 इसी चैप्टर का पार्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। उसमें बताया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा कैसा रेज कर सकते हैं। हम उसमें वहाँ पे हमें SR वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब बातें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये आपने बेसिक सा मीनिंग देखा कि प्रोस्पेक्टस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, बेसिकली एक पब्लिक कंपनी के लिए। जब वो अपना जो है शेयर्स के लिए इनवाइट जो भेज रही है, ऑफर जो कर रही है, वो जनरल पब्लिक में कर रही है, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमें एक पॉइंट आता है, उन्हें अपने प्रोस्पेक्टस में हर मटेरियल फैक्ट इंक्लूड करना होगा। मटेरियल इंफॉर्मेशन कह लीजिए, मटेरियल मैटर कह लीजिए या मटेरियल फैक्ट्स कह लीजिए। अब मटेरियल इंफॉर्मेशन का से क्या मतलब बनता है? कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगी, वो होगी हमारे लिए एक मटेरियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस बाय करूंगी। उस प्रोस्पेक्टस में मैं देखूंगी कि इस कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है पास्ट ईयर्स में, कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी झूठी भी बातें लिख देती है अपने प्रोस्पेक्टस में कि जैसे कोई बड़ा आदमी जैसे अंबानी वगैरह ये लोग हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदेंगे। ऐसी बातें अगर कंपनी लिखित में नहीं देती या अगर फेक न्यूज़ देती है, उसके बेस पे अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ मैं इस कंपनी में शेयर्स खरीदूंगा, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे प्रोस्पेक्टस में कोई भी इंफॉर्मेशन थी वो मिसस्टेटेड थी, यानी मिसस्टेटमेंट हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर थी, जिसकी वजह से जो वो इन्वेस्टर है वो मिसलीड हो गया। और यहाँ पे जो कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रपोज डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स जो भी लोग होंगे वो लायबल होंगे। एक तो उनको सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, और जहाँ पे उनकी जो माइंडसेट था, जहाँ पे जो उनकी इंटेंशन थी किसी को फ्रॉडुलेंट थी, तो वहाँ पे उनके ऊपर सेक्शन 447 में उनके ऊपर भी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये हम आगे कवर करेंगे कि क्या क्या मिसस्टेटमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रोस्पेक्टस है दैट इज़ अ वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट इन अ कंपनी, और प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ही एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि मुझे इस कंपनी में शेयर्स बाय करने हैं, सिक्योरिटीज़ बाय करनी है या नहीं करनी। अब हम आगे कवर करेंगे कि प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या कहती है। प्रोस्पेक्टस, एज पर प्रोस्पेक्टस डेफिनेशन जो हम कवर करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज सब सेक्शन 70 में, उसमें बताया गया है, बेसिक आपको जो एक चीज़ पता होनी चाहिए वो है, जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है वो रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, इन रिटन होना चाहिए। क्यों? अब रिटन में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सर्कुलर हो, चाहे कोई नोटिस हो, चाहे कोई एडवर्टीजमेंट हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, हमारा बस होना क्या चाहिए? रिटन फॉर्मेट। अब मैं आपको कहती हूं कि मैंने क्या किया, एक टीवी में एक ऐड ऑर्गेनाइज करवा दी, टीवी में बोल के मैंने एक वीडियो करवाई है, किसी भी सेलिब्रिटी के थ्रू अब एक एडवर्टीजमेंट निकाली कि हाँ हम इस कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, आप बताइए कि बताइए कि हमारी कंपनी के शेयर्स बाय करें, अप्लाई करिए हमारी कंपनी के शेयर्स बाय करने में। तो ये पब्लिक ऑफर तो है,
बट ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस की बेसिक जो कंडीशन है दैट इज प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इन द रिटन फॉर्मेट, चाहे फिर वो किसी भी फॉर्म में हो, कैसा भी डॉक्यूमेंट हो, कैसा भी कंटेंट किसी भी फॉर्मेट में हो, सर्कुलर हो, नोटिस की फॉर्मेट में हो, एडवर्टीजमेंट की फॉर्मेट में हो, बट वो इन डिटेल्ड होना चाहिए। कंपनी की सारी जो है उसमें इंफॉर्मेशन, पिछले 5 सालों का डेटा, ठीक है, ऑडिटर की रिपोर्ट, हम किस प्रोजेक्ट को कवर अप करने जा रहे हैं, हम किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज करना चाह रहे हैं। अब ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है कि क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए कंपनी का, ये क्यों है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों आता है, क्यों? क्योंकि जब हम कंपनी के ऊपर ये रिक्वायरमेंट होती है कि अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर वो बताएगी कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है और हम जो है पैसा रेज किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। हम जो अब आपके लिए जो प्रोस्पेक्टस लेके आ रहे हैं, हम जो मनी रेज करना चाह रहे हैं वो किस ऑब्जेक्ट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो उस कंपनी में पैसा लगा देंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपनी को ये भी बताना होगा कि हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका जेस्टेशन पीरियड क्या है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा लेते हो तो लोगों को तो उम्मीद होगी कि कंपनी अच्छा प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, तो कंपनी तो हमें जो है रिटर्न है वो जल्दी देने लग जाएगी। लेकिन आपको ये चीज़ मेंशन जरूर करनी होगी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हम कब से हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्या हमारा जेस्टेशन पीरियड होगा, कितने टाइम में हम आपको रिटर्न्स देने लग जाएंगे, ये सब आपको मेंशन करना जरूर होता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेस पे इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन लेते हैं। अगर आप वो नहीं बताओगे तो आपका प्रोस्पेक्टस मिसस्टेटेड माना जाएगा और कंपनी के ऊपर यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया कि प्रोस्पेक्टस एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डिटेल्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, बहुत ऐसे मैटर्स हैं जो उसको इंक्लूड करने चाहिए, अपनी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो जिसके बेस पे एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। सो यू गॉट दैट? ओके, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे वो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेते हैं। एक्सपर्ट कौन होते हैं? एक्सपर्ट्स आर द पर्सन जो कि हमारी कंपनी में इंटरेस्ट होल्ड नहीं करते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी। कौन ऐसे लोग होंगे जो हमारी कंपनी के फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लिया होगा, जिन्होंने जो हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में, इनकॉर्पोरेशन में इंक्लूडेड नहीं थे। यानी जिस ऐसे बंदे का, अच्छी पहुंच वाले बंदे का हमारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो कोई किसी भी बायसनेस के बिना देगा, अनबायस्ड होके देगा और वो अपनी रिपोर्ट इंडिपेंडेंट बेसिस पे देगा। ठीक है, आपने ये तो कह दिया। एक बार क्या हुआ, एक केस लो है कि एक पर्सन ने एक कंपनी ने एक पर्सन से, एक एक्सपर्ट से, लगा लीजिए वैल्यूअर से एक ओपिनियन लिया। उसने बताया कि कंपनी के जो है एक प्लॉट है जो कंपनी का, जहाँ पे कंपनी का अपना प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, वहाँ पे 1 एकड़ में 10,000 पेड़ हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को अपने प्रोस्पेक्टस में चिपका लिया, कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में, और पब्लिक में इशू कर दिया। वो कल को जब कोई इन्वेस्टर्स को बाद में पता लगता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो बैरन लैंड है, यहाँ पे तो कोई ऐसे पेड़ है ही नहीं, और अच्छे खासे जो पेड़ जहाँ से इनकम अच्छी वो इनकर कर सकते थे, वह ऐसा कुछ तो वहाँ पे मिला ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हमारा एक्सपर्ट लायबल होगा? यहाँ एक्सपर्ट लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ने ऐसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ऐसे ही जस्ट उसने बोला और चिपका ली, तो यहाँ पे कंपनी ही लायबल होगी, एक्सपर्ट नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी थी, वो एक्सपर्ट से उनका रिटन कंसेंट लेते कि वी हैव इंक्लूडेड योर स्टेटमेंट इन आवर प्रोस्पेक्टस। अगर रिटन कंसेंट यहाँ पे नहीं लिया तो एक्सपर्ट का कुछ नहीं होगा। एक्सपर्ट तो कल को मना कर दे, आपको आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस एक्सपर्ट से उसके ओपिनियन को इन रिटर्न लीजिए, रिटर्न कंसेंट लीजिए, और ये ध्यान रखना होगा कि एक्सपर्ट अपना ओपिनियन विड्रॉ ना कर ले जब तक हम अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर देते। इन सब बातों का ध्यान कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स को रखना होगा, जो लोग ऑथोराइज्ड हैं प्रोस्पेक्टस इशू करने में। अगर ऐसा वो ध्यान नहीं रखते तो जो भी लायबिलिटी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो आएंगे कंपनी के इन मैनेजमेंट के ऊपर ही, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स के ऊपर ही। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज, जब हम देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि जो प्रोस्पेक्टस है वो रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। प्रोस्पेक्टस जब एक कंपनी इशू करती है
तो वो पब्लिक को एक इनविटेशन देती है, इनविटेशन टू ऑफर, वो इनवाइट करती है, आओ हमारी कंपनी में शेयर्स अप्लाई कीजिए, और अगर हमें सही लगेगा, हम आप तब अग्री करेंगे तो हम आपको शेयर्स अलॉट कर देंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है, जब लोगों को ये चीज़ समझ नहीं होती, कोई भी कंपनी जब जैसे प्रोस्पेक्टस निकाला, कुछ लोग समझ जाते हैं कि प्रोस्पेक्टस इशू करना यानी कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर कर रही है टू द जनरल पब्लिक, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके बेस पे हाँ लोग कहें यार हमने तो तुम्हारी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया बट हमें शेयर्स अलॉट नहीं हुए, तो कैन दे स्यू द कंपनी? नो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। जब तक शेयर्स अलॉट नहीं कर देती कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। जैसे कंपनी ने इशूड किया प्रोस्पेक्टस, कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस, उसके बाद क्या होगा, जनरल पब्लिक will apply to subscribe the shares and after that company will allot the shares. ये बेसिकली 3 प्रोसीजर में हमारा प्रोस्पेक्टस का जो है फॉर्म चलता है। कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, दिस इज कॉल्ड एज इनविटेशन टू ऑफर। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि इनविटेशन टू ऑफर क्या चीज होती है। ऑफर से भी जो पहले जो चीज की जाती है दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। उसके बाद क्या होगा, जनरल पब्लिक अप्लाई करेगी, जनरल पब्लिक जो है वो अप्लाई करेगी कि हाँ हमने आपके कंपनी में शेयर्स परचेज करने हैं, तो इस चीज को हम बोलेंगे ऑफर कर रही है कंपनी। इस चीज को हम बोलेंगे जो है जनरल पब्लिक है वो ऑफर कर रही है कि हाँ हम इस रेट पे आपके शेयर्स को बाय करना चाहते हैं। जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है उस चीज को हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस टू ऑफर। एक्सेप्टेंस टू ऑफर, जब ऑफर भी आ गया, एक्सेप्टेंस टू ऑफर भी आ गई, इस केस में कंपनी और जनरल पब्लिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है विच इज बाइंडिंग, बाइंडिंग टू बोथ कंपनी एंड पब्लिक। पब्लिक को यहाँ पे आप सब्सक्राइबर्स भी बोल सकते हो। तो जब इन लोगों के बीच में ऑफर आया यानी जनरल पब्लिक ने अप्लाई कर दिया एंड उसके बाद कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी इन्होंने बोला कि हाँ हम आपको शेयर्स अलॉट कर देंगे, तो इन दोनों के बीच में तब कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में बाइंडिंग होगा। तो ये था आपके पास कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया इनकी लीगल लायबिलिटी यहाँ पे अराइज हो गई, और इस केस में अगर इन दोनों पार्टीज में से कोई भी ब्रीच करता है तो वो भी यहाँ पे लायबल होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं होता क्योंकि ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। ऑफर कब बनता है, जब जनरल पब्लिक अप्लाई करती है हम आपकी कंपनीज में इंटरेस्टेड हैं और हम आपकी कंपनी में सिक्योरिटी शेयर्स बाय करना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या मेंशन है अबाउट सेक्शन 2 क्लॉज 70। डेफिनेशन, प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब्ड या इशूड हो एज अ प्रोस्पेक्टस। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो जिसको हमने इशू किया है या जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाँ वो प्रोस्पेक्टस है। अब प्रोस्पेक्टस क्या है, वी आर वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल होती है, कंपनी के पिछले 5 सालों का डाटा होता है। ऐसा कुछ तो नहीं है कि हमारे जो प्रोमोटर्स हैं कि पिछले 5 सालों में उनके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही हो, पिछले 5 सालों में कुछ भी ऐसा केस चल रहा हो या कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो, वो तो मेंशन करेंगे। यानी एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस जो है वो एक मिरर ऑफ द कंपनी होती है। फुल फ्लेज्ड इंफॉर्मेशन हम अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं।
जैसा आपने देखा कि जो पब्लिक कंपनी है वो तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। उनके ऊपर एक प्रोहिबिशन है अंडर क्लोज 2 सब अंडर सेक्शन 2 क्लोज 68। अब नेक्स्ट हम एक देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के पास क्या क्या तरीके हैं पैसा रेज करने के लिए। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी तो सबसे पहले पैसा रेज कर सकती है थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करके, प्रोस्पेक्टस किसको इशू करेगी ये? टू दी जनरल पब्लिक। एक ये जनरल पब्लिक के बीच में ऑफर निकालती है कि आओ हमारे शेयर्स को, हमारी सिक्योरिटीज़ को परचेज करो, आके सब्सक्राइब करो। प्रोस्पेक्टस के थ्रू एक तो ये इशू नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस इशू करके ये सिक्योरिटीज़ को और अपने फंड को रेज कर सकती है। सेकंड इज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट हम कवर करेंगे सेक्शन 42 में। प्राइवेट प्लेसमेंट में जो होता है कि जो हम सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में इशू करते हैं और वहाँ पे कंपनी में एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो उस केस में हम यहाँ पे कवर करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट को कि कुछ लोगों के, कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर ऑफ पीपल के बीच में ही हम अपनी सिक्योरिटीज़ को रेज करते हैं। और इस केस में, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में, हमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज जब कंपनी राइट इशू लेके आ रही है, राइट इशू करके या बोनस इशू करके, राइट इशू करके या बोनस शेयर्स इशू करके भी जो है कंपनी फंड रेज कर सकती है। ये तरीके हैं उसके पास अपने शेयर्स को अपने कंपनी के पास अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑफर करने के लिए। तो ये 4 तरीके हैं। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टस जो कि जनरल पब्लिक में ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट जो कि स्पेसिफाइड लोगों के बीच में किया जाता है, जैसे हो सकता है हम पर्सनल इन्विटेशन भेजते हैं, इस केस में वो चीज़ है यहाँ पे। इस केस में हमारे पास प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं कि आप हमारे जैसे मार्केट प्राइस मान लो चल रहा है, बाहर मार्केट में चल रहा है 100 रुपये, हम कंपनी जो है उनको सिर्फ 30 रुपये में राइट दे रहे हैं, एक राइट दे रहे हैं कि हम अपनी उसी 100 रुपये वाला शेयर आपको 30 रुपये में दे रहे हैं। तो आप ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। हो सकता है ये राइट शेयर आगे रिनाउंस कर सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें राइट टू रिनाउंस है या नहीं है। राइट टू रिनाउंस या ट्रांसफ़र क्या होता है कि हो सकता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खुद शेयर ना लेके किसी और को ये राइट दे दें। हो सकता है वहाँ से इनकम कमा के 50 रुपये में दे दें, 20 रुपये का खुद फ़ायदा उठा लें, कुछ भी ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं हम राइट टू रिनाउंस। अगर राइट टू रिनाउंस है चाहे नहीं है, कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है इसके ऊपर आपको MCQ फ्रेम अप हो जाए कि अगर हो सकता, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ही इज़ given a right issue to subscribe 1000 shares at the rate of 30, ठीक है, जो ये है राइट प्राइस बोलते हैं हम इसको, एंड 100 रुपये जो है मार्केट प्राइस चल रहा था, ठीक है। बट उसमें क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने जो क्या किया, ये राइट अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिया, राइट ऑफ रिनाउंस यूज़ कर लिया। तो क्या इस केस में ये पब्लिक ऑफर माना जाएगा? क्यों? क्योंकि राइट इशू वॉज फॉर द पर्सन इटसेल्फ, मिस्टर ए के लिए था। यहाँ पे जो हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं मिस्टर ए के लिए था, तो क्या ये पब्लिक ऑफर नहीं माना जाएगा? क्योंकि अब बाय जो कर रहा है मिस्टर बी कर रहा है, उसका फ्रेंड कर रहा है, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे वो यहाँ पे ट्रांसफ़र या रिनाउंस यूज़ कर ले, बट वो राइट इशू के थ्रू हुआ है तो उसे हम पब्लिक ऑफर नहीं मानेंगे और ना ही उसमें प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट आएगी। तो वो राइट इशू में कवर होगा और यहाँ पे कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बोनस इशू, यू आर वेरी क्लियर विद दैट। जब कंपनी के पास क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे कि हम लोग डिविडेंड कई बार कंपनीज कम पे करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को, कुछ पैसा रिजर्व करके रखती हैं।
कई बार क्या होता है, कंपनी के पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो वो सोचती है हम अपने एक तरीका बनाती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देने का, डिविडेंड के रूप में ना देके वो बोनस शेयर्स इशू कर देती हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में जो शेयर्स दिए जाते हैं, किसी भी रेशो में दिए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में जो शेयर्स मिलते हैं वो होते हैं बोनस इशू, बोनस शेयर्स। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी के पास क्या क्या हमारे तरीके होंगे। प्राइवेट कंपनी के पास बस ये प्रोस्पेक्टस का तरीका नहीं होगा, प्रोस्पेक्टस रेज नहीं कर सकती, प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68, लेकिन वो ये तीनों तरीकों से पैसा रेज कर सकती है। ये तीनों तरीके वो अपना सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है, राइट इशू के थ्रू कर सकती है, एंड बोनस इशू भी शेयर्स इशू कर सकती है, क्योंकि इनमें प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो आई होप कि आपको पब्लिक और प्राइवेट कंपनी क्या क्या इशू कर सकते हैं, कैसे कैसे सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, वो चीज़ क्लियर होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक के साथ। जैसा आपने देखा, एनी डॉक्यूमेंट जो भी डिस्क्राइब्ड या इशूड होगा एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड करेगा, यू हैव 2 वर्ड्स इन योर डेफिनेशन, दैट इज रेड हैरिंग एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। रेड हैरिंग और शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। रेड हैरिंग आपको मैं क्लियर कर दूं क्या होता है। रेड हैरिंग का मतलब होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जब हमारा प्रोस्पेक्टस इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी हमारे प्रोस्पेक्टस में, वो होगा रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। कई बार क्या होता है कि हो सकता है हमारी जो कंपनी है उसके कॉम्पिटिटर ने भी पब्लिक में जो अपने शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो हमारी कंपनी क्या करती है कि अपनी कंपनी के लिए अवेयरनेस लेके आने के लिए इन द जनरल पब्लिक, जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, वो रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस टाइप की एक चीज़ लेके आती है। रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस में 2 एलिमेंट्स जो हैं वो मेंशन्ड नहीं होते। द फर्स्ट वन इज द प्राइस एंड द सेकेंड वन इज द क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज। क्यों मेंशन नहीं होते? रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस में ये दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं। फाइनल, ना ही प्राइस फाइनल होता है और ना ही क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू प्रोस्पेक्टस मेंशन होगा। टोटल अमाउंट हमें मेंशन होगा कि कितना कंपनी है जो इशू करना चाह रही है जनरल पब्लिक से, लेकिन वहाँ पे ना प्राइस मेंशन होगा, ना ही क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज की कितने नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं। ये क्यों मेंशन नहीं होंगे? जब तक प्राइस ही नहीं डिसाइडेड तो क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज, क्वांटिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स कितने होंगे, वो मेंशन होंगे। तो इस केस में क्या होता है कि रेड हैरिंग जो प्रोस्पेक्टस है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है। तो कंपनी इस केस में क्या करती है, एक प्राइस बैंड बता देती है। जो ये प्राइस बैंड बताना होता है ना, ये भी मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन प्राइस बैंड बताने से एक रेंज पता चल जाती है। मान लो हम जो कंपनी चाहती है वो 100 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में एक रेंज बता देती है पब्लिक को कि हम अपने इतने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसको ये प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, ये जो प्रोस्पेक्टस की जो ये कॉपी होती है, रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस जो है, ये किसको सबमिट करना होगा? आरओसी को। आरओसी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो हर स्टेट की कैपिटल के बीच में होता है, तो उसके आरओसी को ये रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो सबमिट करना होगा कोई भी सिक्योरिटीज इशू करने से पहले। कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले हमें आरओसी के पास जो ये है अपनी प्रोस्पेक्टस की कॉपी जो है वो देनी पड़ती है। और रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस के केस में क्या होता है, जो ये कंपनी है हमारी, लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस के केस में क्या होगा, कंपनी जो है वो अपना प्रोस्पेक्टस सबमिट करेगी आरओसी को, जो होगा इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस इनकम्प्लीट जो है। उसके बाद आरओसी को, और जो ये जनरल पब्लिक में जो लेके आती है वो होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम।
इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टाइप का एक डॉक्यूमेंट लेके आती है जो कि एक समरी ऑफ इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। कंपनी की समराइज डिटेल्स होती हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इस डॉक्यूमेंट को वो पब्लिक में इशू करती है और उसमें बताती है वो प्राइस बैंड। फॉर एग्जाम्पल कि हम अपने शेयर का प्राइस 100 से 300 के बीच में रखना चाहते हैं, आओ आप हमारे शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप अप्लाई कीजिए हमारी कंपनी के शेयर्स के अंदर। एक डेफिनेट एक फिक्स प्राइस बताने की बजाय वो एक प्राइस बैंड बता देती है। फॉर एग्जांपल 100 से 300 के बीच में हम अपनी कंपनी का जो सिक्योरिटीज़ है वो उसमें बेचना चाहते हैं, यानी आप अपना भाव खुद लगाओ, आप अपना प्राइस खुद बताओ हमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो लोग हैं वो किसी भी रेट इन 100 से 300 रुपए के बीच के किसी भी रेट पे वो अपने शेयर्स को अप्लाई कर देंगे और जो रेट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा, यानी जिस भी रेट पे सबसे ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, अप्लाई किया होगा शेयर्स के लिए, वो होगा हमारा फिक्स्ड रेट, फाइनल रेट वही होगा। और जो वो फाइनल रेट है उसको हम अपना प्रोस्पेक्टस को अपडेट करने के बाद किसको सबमिट करेंगे, आरओसी को। हमें यहाँ पे दोबारा अपने जो है जनरल पब्लिक को बताने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम सिर्फ यहाँ पे आरओसी को बताएंगे कि हाँ हमारा फाइनल रेट ये है, हमारी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ ये हैं जो हम अपने प्रोस्पेक्टस आने के बाद हम जो है ये जनरल पब्लिक को ऑफर करने वाले हैं। ये डिटेल हमें यहाँ पे आरओसी को भी बतानी होती है प्लस सेबी को भी बतानी होती है। आरओसी एंड सेबी दोनों को ये हमें इंफॉर्मेशन बतानी होती है, दोनों को ये इस चीज़ का अपडेटेड फाइनल प्राइस एंड अपडेटेड नंबर ऑफ शेयर्स बताने पड़ते हैं। तो ये हमारी कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर, जो कि इनकम्प्लीट था प्रोस्पेक्टस, कोई बात नहीं। वैसे आपको पता होगा आजकल बहुत सी कंपनियां जो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं। क्यों, कई बार उनको ये होता है ना, माइंड में डाउट होता है कि क्या प्राइस रखें, इस प्राइस पे अगर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं, तो चलो तुम खुद ही अपना प्राइस लगा लो, हमें खुद बता दो कि किस प्राइस के बीच में, हम प्राइस बैंड बता देते हैं आपको, इस प्राइस से लेके इस प्राइस के बीच में आप अपने शेयर्स को अप्लाई कीजिए, रेट फाइनल हम करेंगे जो इसके बीच में ही फॉल करेगा। एंड उसके बाद आरओसी एंड सेबी को हमें इन्फॉर्म करना होता है। तो ये था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो बहुत सी कंपनी इस टाइम इशू करती हैं। हो सकता है इसके रीजंस ये हो कि कॉम्पिटिटर अपने तो सिक्योरिटीज़ ले आया और कॉम्पिटिटर की सिक्योरिटीज़ जब है हम अपना इनकम्प्लीट एक प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं आरओसी को और अपनी भी सिक्योरिटीज़ बाजार में स्टॉक एक्सचेंज पे उतार देते हैं, अपनी जनरल पब्लिक को ऑफर कर देते हैं, लेकिन उसमें प्राइस डिसाइडेड नहीं होता, तो इसलिए वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि हमारी डेफिनेशन का पार्ट था। नेक्स्ट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब एक कंपनी ने, जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है ना, प्रोस्पेक्टस, एक कंपनी के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस बिफोर इशूइंग टू जनरल पब्लिक, बिफोर इशूइंग टू जनरल पब्लिक, इन्हें अपना प्रोस्पेक्टस किसको देना होता है, आरओसी को, आरओसी को देना होता है अपना प्रोस्पेक्टस। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है वो जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है। आफ्टर सबमिटिंग इट टू आरओसी, प्रोस्पेक्टस हमारा उसके बाद जनरल पब्लिक के पास जाएगा, ठीक है। तो आपने ये तो देखा आरओसी के पास, हमारे प्रोस्पेक्टस के ऊपर एक डेट मेंशन्ड होती है और ये डेट मेंशन करना एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्टस के ऊपर डेट नहीं लिखोगे तो वो एक वैलिड प्रोस्पेक्टस नहीं होगा। जो भी प्रोस्पेक्टस के ऊपर हमारी डेट मेंशन होगी वो डेट ऑफ पब्लिकेशन मानी जाएगी, ठीक है। और उस डेट को हम बोलते हैं जब भी हमने आरओसी को अपना जो है प्रोस्पेक्टस सबमिट किया, उस डेट को हम ऐसे ट्रीट करते हैं। तो जो हमारा प्रोस्पेक्टस है उसकी क्या वैलिडिटी क्या होती है, इट इज़ फॉर द 90 डेज। आरओसी को इशू करने के बाद हमारा प्रोस्पेक्टस 90 डेज के लिए वैलिड रहेगा, यानी इसका क्या मतलब निकलता है
कि जो पब्लिक है, जो कंपनी है, उसने जब भी अपना आरओसी को सबमिट कर दिया प्रोस्पेक्टस, जो डेट दे दी यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद फ्रॉम दैट डेट 90 डेज तक के लिए आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा, आप वो इशू कर दो पब्लिक में। अगर आपने 90 डेज के बाद पब्लिक में वो प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहा तो वो वैलिड प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, आपको दोबारा से आरओसी को प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, दोबारा से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, जो भी फीस है कि सब्सक्रिप्शन एंड परचेज। सब्सक्रिप्शन तो आपको क्लियर हुआ कि हम जब भी बात करते हैं किसी भी चीज़ की कि हमने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है थ्रू द जो भी कंपनी अपना लेके आई थी इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। लेकिन परचेज का ऑप्शन कब आता है? जो हमारा ये जनरल पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक को जो ये जनरल ऑफर किए जाते हैं, ये 3 तरीक़ों से किए जाते हैं, IPO, FPO एंड ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल भी एक तरीका होता है। ये तो जनरली जो पहली बार लेके आ रही है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, बाद में जो पब्लिक के बीच में ऑफर लेके आ रही है फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ का, उसका बोलते हैं हम फर्दर पब्लिक ऑफर। लेकिन OFS क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, यानी इसमें जो भी सामने वाली पर्सन जो शेयर्स खरीदेगा उसे बोलते हैं हम परचेज करेंगे वो शेयर्स को। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करवाती हूँ। अब क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल भारत BSNL कंपनी है हमारे पास, भारत संचार निगम लिमिटेड, वही सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक पोर्शन होता है। इसमें क्या हुआ, इसके BSNL के जो भी BSNL को किसने टेक ओवर कर लिया? टेक ओवर बाय टाटा। हो सकता है टाटा ने इसको टेक ओवर कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसने बदले में जो BSNL का उसको अपने शेयर्स दे दिए, और जो शेयर्स दिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके टाटा के शेयर्स आ गए हैं बदले में। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को किससे मतलब होता है? अपने पैसों से मतलब होता है, क्योंकि अगर हमारी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग बिकी है, टेक ओवर कर लिया किसी ने, तो उनको बदले में पैसों की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वैसे ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसों से शॉर्ट चलती है, तो इनको पैसों से मतलब होता है। शेयर्स का क्या करेगी? अब ये कहेगी, टाटा को ही कहेगी या किसी और को भी कह सकते हैं कि हम अपने शेयर्स को है वो पब्लिक में ऑफर करना चाहते हैं। वैसे तो आपको यहाँ से ये लगेगा कि पहला इस शेयर जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले, अब बाद में आफ्टर दैट मतलब सब्सिक्वेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पब्लिक को। लेकिन यहाँ पे ये जो भी ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि एक सेकेंडरी मार्केट के थ्रू हो रहे हैं, ऐसा हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो है पब्लिक के पास तो ये जो सिक्योरिटीज़ है वो फर्स्ट टाइम ही आ रही है ना। और अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाटा को कह दिया कि हमारे पास जो शेयर्स हैं जो आपने दिए थे वो पब्लिक को बिकवा दे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल। और उस ऑफर फॉर सेल में जो भी डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा टू द पब्लिक, उसको हम मानेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। उसे हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, यानी जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू होगा, अब पब्लिक को तो बताना पड़ेगा ना कि हम अपना ऐसे अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना चाह रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटीज़ को इन पब्लिक में लाना चाह रहे हैं, जो पहले CG के पास थी, हमारा मेजर शेयर होल्डर जो है, तो उसको हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस, और इस टर्म को हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो ये आपके पास सब्सक्रिप्शन एंड परचेज क्लियर हुआ, और इसी के साथ हमारी जो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है वो भी क्लियर हुई। नेक्स्ट इज, अब जब मैंने आपको जैसे क्लियर किया था कि जब तक ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होती, यानी जब तक शेयर जो पब्लिक ने अप्लाई किए और कंपनी ने उन्हें अलॉट कर दिए, उसके बीच वही होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है और बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर। मेयर हम प्रोस्पेक्टस इशू करना अपने आप में ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, और इसकी वजह से कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता कि सामने वाला पर्सन ऐसे ना कहे कि हाँ यार तो कंपनी ने हमें शेयर ऑफर किए थे, हमने सब्सक्राइब किया, हमें क्यों नहीं अलॉट हुए। हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से उन लोगों को शेयर्स अलॉट ना हुए हो, तो इस केस में जो जनरल पब्लिक है उनमें से ऐसे लोग आके जिनको पैसा रिफंड कर दिया गया, वो लोग स्यू नहीं कर सकते कंपनी को इस ग्राउंड के बेसिस पे। बाद में अब नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो क्या है कि एक प्रोस्पेक्टस के लिए बेसिक सी 3 कंडीशंस होती हैं, उनको क्या 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगी और वो प्रोस्पेक्टस कहलाएगी। क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इन राइटिंग। वी आर वेरी क्लियर विद दैट। अगर टीवी पे कोई ऐड आ रही है जिसमें उसमें बताया गया है कि हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, आप आके खरीद लीजिए, चाहे कोई सेलिब्रिटी के थ्रू ऐड है, जैसे भी है,
तो उस चीज़ को हम पब्लिक ऑफर तो कहेंगे, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इन राइटिंग, रिटन फॉर्मेट में हमारा प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। नेक्स्ट इज, हम जब इनवाइट करते हैं, जो ये हमारा प्रोस्पेक्टस है वो एक इनविटेशन होता है, इनवाइट कर रहे हैं हम उसको। और लास्ट इज, हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, द इनविटेशन इज़ फॉर पब्लिक। जिसके पास ये इनविटेशन आया है वो कोई भी लोग आके, जनरल पब्लिक में हमने ये जो है प्रोस्पेक्टस इशू किया है, कोई भी लोग आके हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ द 3 कंडीशन जो हमें प्रोस्पेक्टस के लिए जो है उसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट इज, जब मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज़ के लिए होती है। हम अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस बिना आरओसी के पास रजिस्टर करने से इशू हुआ है तो वो वैलिड नहीं होता। सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टस है वो आरओसी को सबमिट करना होता है, उसके बाद ही जो प्रोस्पेक्टस है वो पब्लिक में इशू किया जाता है। यू आर डन विद इट। लेकिन अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, दे आर प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। और अगर प्राइवेट कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू कर दे या उस प्रोस्पेक्टस इशू ना करे, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटीज़ जो है ऐसे ही जनरल पब्लिक को देने लग गई, या अपने जो उन्होंने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इनवाइट किए, एक जो हमारे पास लिमिट होती है उस लिमिट ऑफ पर्सन्स को क्रॉस करके अगर उसने अपनी सिक्योरिटीज़ ऑफर कर दी, उस केस में प्राइवेट कंपनीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द पब्लिक कंपनी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। ये उनके ऊपर एक लाइबिलिटी कह दी जाती है कि प्राइवेट कंपनीज अगर कोई भी कंडीशन को प्रोहिबिट कर रही है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द पब्लिक कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट इज, इस चैप्टर में हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, बेसिकली पब्लिक कंपनी के ऊपर, पब्लिक ऑफर के ऊपर। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर। जो हम प्राइवेट कंपनीज पब्लिक ऑफर का पढ़ेंगे, जो हम पब्लिक कंपनी का जो पढ़ेंगे, पब्लिक ऑफर का वो पढ़ेंगे सेक्शन 23 to 41। और जो प्राइवेट प्लेसमेंट का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 42 में, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने लोगों में हम कर सकते हैं, वो सब हम डील करेंगे। जैसे 200 पीपल को ही हम इन अ ईयर जो है 200 पीपल को ही हम अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं। अब 1 टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए 200 की लिमिट है, वो सब हम कवर करेंगे सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर। चलिए, नेक्स्ट इज पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन 23 जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है वो क्या बताता है कि इस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या क्या किस तरीके से शेयर सिक्योरिटीज़ जो है वो इशू कर सकती हैं। मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था ऑलरेडी एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, कि पब्लिक कंपनीज जो है वो तो इशू कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज़ 4 तरीके से। कैसे? प्रोस्पेक्टस इशू ले आए, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर दे, या राइट इशू ले आए, बोनस इशू कर दे, या कुछ भी ऐसे सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू वो कर सकती हैं। लेकिन पब्लिक कंपनीज जो है वो किस तरीके से अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती हैं? दे हैव 2 मेन मेजर्स, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड द सेकेंड वन इज राइट इशू या बोनस इशू के थ्रू वो अपने शेयर सिक्योरिटीज़ को ऑफर कर सकती हैं। बट प्राइवेट कंपनी को ध्यान रखिए, दे आर नॉट अलाउड टू ऑफर देयर सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक, इसलिए उनके ऊपर प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज पब्लिक ऑफर। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, पब्लिक ऑफर 3 तरीकों से किया जा सकता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर एंड ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल होता क्या है? ऑफर फॉर सेल इस तरीके से किया जाता है कि कंपनी का कोई भी जिसके पास मेजॉरिटी शेयर्स हो, मेजॉरिटी ऑफ द सिक्योरिटीज हो, वो अपनी सिक्योरिटीज अब पब्लिक ऑफर करना चाहता है। मेनली ऑफर फॉर सेल एक तरीके से शेयर्स का डाइल्यूशन होता है, यानी जो शेयर 100 शेयर्स एक बंदे के पास थे अब वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास हो, डाइल्यूशन ऑफ शेयर्स को ही हम ऑफर फॉर सेल बोल देते हैं। उस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को ऑफर किया जाएगा, कि जिस चीज़ से, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ इस कंपनी के शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, उस डॉक्यूमेंट को हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। और जो प्रोस्पेक्टस के जो भी प्रोविजंस होते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है आरओसी को सबमिट हुई, ये सब रिक्वायरमेंट, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, अगर कुछ मिस स्टेटमेंट हुई या कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट हुई तो आप जो प्रोमोटर्स हैं, जिन लोगों के नाम है वो लाइबल होंगे, वो सब एज इट इज़ डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे भी लगते हैं। तो माइंडेड कि आपके पास 3 तरीके से पब्लिक ऑफर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकती है। उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक ऑफर करने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास।
पब्लिक ऑफर मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हो सकता है। अगर पब्लिक ऑफर एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल के पास हो रहा है, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल, इस सेगमेंट ऑफ पीपल में कोई भी लोग आ सकते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स, इन लोगों को कर रहे हैं, लेकिन एट अ लार्ज स्केल हो रहा है, तो ये पब्लिक ऑफर होगा। अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर वो लार्ज स्केल पे हो रहा है भी, मतलब सबके लिए ही ओपन कर दिया, तो वो पब्लिक ऑफर होगा, वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होगा। प्लस अगर वो जो है जो जिन लोगों को ऑफर की जा रही है अगर सिक्योरिटीज, चाहे आप पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कर रहे हो चाहे जैसे भी, अगर वो मोर देन 50 लोगों के पास जा रही है, मोर देन 50 पीपल, अगर मोर देन 50 पीपल के पास वो जा रही है तो वो भी पब्लिक ऑफर माना जाएगा। आप उसको ये नहीं कह सकती कि वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर रहे हैं। जैसे कि आपने क्या कहा, एक प्राइवेट कंपनी बोलती है कि मैं अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू करना चाहता हूँ, और जो है मैंने अपना तो मेल के थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को इनवाइट किया है, और क्या किया उसने कि कॉन्फिडेंशियल लेटर लिख लिख के 70-80 लोगों को इशू कर दिया, वो डॉक्यूमेंट, वो कॉन्फिडेंशियल लेटर 70-80 लोगों को मेल कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते मैंने तो मेल के थ्रू ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिख के किया है, नहीं, ये नहीं अलाउड। क्यों? क्योंकि आपने 50 की लिमिट को क्रॉस कर दिया। जैसे ही आपने 50 की लिमिट को क्रॉस कर दिया, वो पब्लिक ऑफर मानना चाहता है। वहाँ पे प्राइवेट कंपनी के ऊपर अगेन ये प्रोहिबिशन थी जिसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया, जो प्रोहिबिशन को यानी वॉयलेट किया, और उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आ जाएगी सीजी की परमिशन से उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अब जो है कि पब्लिक ऑफर किसको नहीं मानेंगे हम, जब हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स को ही कह दिया, वो तो राइट इशू हो गया या बोनस, या हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बीच में इस चीज़ को बोली है, राइट इशू किया है हमने, तो वो पब्लिक ऑफर नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़, अगर पर्सनल इन्विटेशन सिर्फ 50 लोगों तक किया जा रहा है कि हम 50 लोग आइडेंटिफाइड, एक लिस्ट बनती है जिनको हमने इनवाइट करना होता है, अगर उन लोगों को ही हमने इशू किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, तो वो पब्लिक ऑफर माना नहीं जाएगा। एग्जांपल में यही आपको मेंशन है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का जो मेल आया या जो भी लेटर आया वो मिस्टर ए को आया था, तो मिस्टर ए इंटरेस्टेड नहीं था शेयर्स खरीदने में, उसने मिस्टर बी को दे दिया कि मिस्टर बी तू ले ले। मिस्टर बी ने अप्लाई कर दिया लेकिन कंपनी में शेयर्स इशू नहीं किए उसे, तो इट इज़ राइट, बी को क्यों इशू हो गया? अगर बी को इशू कर देती है कंपनी तो वो पब्लिक ऑफर होगा। क्यों? क्योंकि जो वो ऑफर किया गया था वो तेरे लिए नहीं था। प्राइवेट प्लेसमेंट या जो प्राइवेट कंपनी ऑफर करती है ये उन्हीं लोगों को कर सकती है जिनके लिए वो ऑफर होता है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं उस शेयर्स के लिए। कोई भी थर्ड पर्सन या जनरल पब्लिक में से उठ के कोई भी आके नहीं कर सकता, जिसके लिए था वही कर सकता है यहाँ पे अप्लाई शेयर सिक्योरिटीज़ को। केस लॉज आपको यहाँ पे नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके मेजर्स जो इनका कंक्लूजन क्रक्स पढ़ लीजिए। क्या है? पहला क्या है, अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है तो क्या वो भी एक प्रोस्पेक्टस है? यस, क्योंकि वो एक रिटर्न में है, कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी हमारा माना जाएगा प्रोस्पेक्टस है। उसके बाद द टर्म जनरल पब्लिक जब हम पढ़ रहे हैं वो ओपन टू ऑल है, यानी कोई भी आके उस शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकता है। नेक्स्ट इज, अब अगर हम ऑफर कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं डायरेक्टर प्रमोटर्स के किथ एंड किन यानी रिलेटिव्स को कर रहे हैं, तो वो पब्लिक ऑफर नहीं होता। ठीक है। लास्ट इज, अब मान लो क्या होता है कि कोई भी एक दो कंपनीज का अमलगामेशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बदले में पुराने शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, तो इन एक्सचेंज ऑफ मिल रहे हैं ना, मर्जर एब्जॉर्प्शन अमलगामेशन के केस में, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे पब्लिक ऑफर नहीं बोलते जब उनको बदले में इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स मिलते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इज, अब कई बार क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियल वगैरह लिख के, यानी एक है मतलब वो चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियल भी लिख दिया, रिटर्न में भी है। क्या करते हैं जैसे फेसबुक वगैरह के ऊपर या किसी भी ऐसा प्रिंट मीडिया के ऊपर वो अपना जो है ऑफ़र है, ऑफ़र जो कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को, वो वहाँ पे बता देते हैं। तो वो तो ओपन तो हो ही गया ना जनरल पब्लिक के ऊपर। आप उसको ये नहीं कह सकते मैंने कॉन्फिडेंशियल लिखा था या मैंने लिखा था सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर है। आपने मीडिया के ऊपर क्यों यह चीज़ आने दी, यानी प्रिंट मीडिया यानी पूरा लोग, सभी लोगों को क्यों, जनरल पीपल को क्यों विजिबल है ये चीज़? अगर ऐसा कुछ है तो वो पब्लिक ऑफर ही माना जाएगा, चाहे आप कितनी बार कॉन्फिडेंशियल लिखते रहो, उसका कोई वैल्यू नहीं रहती।
नेक्स्ट इज रियल टेस्ट, वही है जो आपने अगर उसको जनरल ऑफर किया है, ठीक है, तो उसी को ही माना जाएगा। अगर जनरल पब्लिक में इशू कर दी है जो आपने चीज़, तो उसके फैक्ट्स एंड लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है वो जनरल पब्लिक को किया गया है या लिमिटेड क्लास ऑफ पीपल को किया गया है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोस्पेक्टस इशू करना हमें कहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता। इस चीज़ के साथ आप वेरी क्लियर हो, ऑलरेडी क्लियर है ये आपको चीज़ें। फर्स्ट चीज़, जब हमने राइट इशू, बोनस इशू करने हो तो हमने वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं होता किसी भी टाइप का प्रोस्पेक्टस इशू करना, या जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही हो तो वहाँ पे भी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोस्पेक्टस इशू करने की। या क्या होता है, जब प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी कैसे इशू कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो उनको भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करने की। या जब हम डायरेक्टर प्रोमोटर्स कहते हैं कि हम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यानी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के थ्रू ही पैसा रेज कर सकते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोस्पेक्टस की। नेक्स्ट इज, जब कई बार क्या होता है, हर लिस्टेड कंपनीज की या जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होती हैं, उनकी ऑलरेडी कोटेड शेयर्स होते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उसी टाइप के यूनिफॉर्म शेयर यानी टर्म्स एंड कंडीशन सेम होती हैं, उसी टाइप के शेयर्स हम दोबारा से पब्लिक में लाना चाह रहे हैं आईपीओ एफपीओ के थ्रू या जो भी है, तो उस केस में भी उन पब्लिक कंपनीज को, उन लिस्टेड कंपनीज को या जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, उनको प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वैसी ही सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी कोटेड हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे। इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी सेम सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। या लास्ट इज अंडर राइटर्स को, अंडर राइटर्स जो होते हैं ना, वो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, उनको कमीशन बेसिस पे रखते हैं कि अगर हमारी कंपनी को हमने पब्लिक इशू निकाला, हमारे शेयर्स ना बिके ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम उसके साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं कि तू हमारे शेयर्स बिकवाएगा। हम उसको शेयर्स ऑफर थोड़ी कर रहे हैं, हम उसको शेयर्स पकड़ा रहे हैं, अगर ना बिके तो तू बेचेगा। तो इसके साथ इस अग्रीमेंट को करने से इसके मतलब इस अग्रीमेंट में जो हम कर रहे हैं अंडर राइटर के साथ, यहाँ पे हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोस्पेक्टस इशू करने की, क्योंकि हम उसको जस्ट शेयर्स पकड़ा रहे हैं, इशू नहीं कर रहे। लेकिन जब अंडर राइटर शेयर्स आगे बेचता है जनरल पब्लिक में, क्योंकि वो बिकवाता है कंपनी के शेयर्स, तो जो भी डॉक्यूमेंट वो इशू करेगा टू द पब्लिक, इन्फॉर्म करेगा उनको, है इस कंपनी के शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ है, डिबेंचर्स है, आप बाय कीजिए, उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा। और जो प्रोस्पेक्टस की सारी जो भी प्रोविजंस हैं वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे भी एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगी। तो ये था यहाँ तक का आपका टॉपिक, बेसिक टॉपिक 23 सेक्शन तक। और अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने बार बार पढ़ा डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस हमारा कवर्ड होता है सेक्शन 25 में। क्या कहता है, जनरल जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है ये ऑफर फॉर सेल टाइप का होता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस में एक मेनली क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है ए लिमिटेड, वो क्या करती है कि वो इन सब चीज़ों से बचना चाहती है, लीफ प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट और फर्दर आरओसी की फ़ीस और इन सब चीज़ों से बचना चाहती है। उसने क्या रास्ता अपनाया कि मैं अपने शेयर सिक्योरिटीज़ जो भी हैं वो अपनी होल्डिंग कंपनी या अपनी सब्सिडरी कंपनी इसको बेच दूँ, ठीक है। हो सकता है मान लो फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है कोई, ए लिमिटेड ने क्या किया, अपने 70% शेयर्स बी लिमिटेड को दे दिए। बी लिमिटेड अब इसकी क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड को दे दिए अपने 70% शेयर्स। अब बी लिमिटेड क्या करती है, वैसे तो इस केस में नॉर्मल है, अगर बी लिमिटेड आगे अब इसके शेयर्स बेच दे या कुछ भी ऐसा हो तो उसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं बोलेंगे। डीम्ड प्रोस्पेक्टस के लिए हम 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला इंटेंशन होता है, इंटेंशन देखते हैं कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुई इन दोनों कंपनीज के बीच, यहाँ पे कंपनी भी हो सकती है, यहाँ पे कोई फर्म भी हो सकती है जिसको हम इशू हाउस बोलते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इशू हाउस, फर्म या फिर कोई भी कंपनी। इस केस में क्या होता है कि इसने जो भी ये ट्रांजैक्शन हुई ये इस व्यू से की गई थी, इस तरीके से की गई थी कि हाँ जो ये वाली कंपनी है ना, दूसरी कंपनी बी लिमिटेड, ये हमारे इन्हीं सिक्योरिटीज़ को पब्लिक में ऑफर करेगी, पब्लिक ऑफर किया जाएगा इन सिक्योरिटीज़ का। अगर ऐसा कुछ है
ये ट्रांजैक्शन इसलिए की गई ताकि बी लिमिटेड हमारी कंपनीज के जो शेयर्स थे जो हमने इसको दिए हैं, यही 70% जो शेयर्स हैं ये पब्लिक में ऑफ़र किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये इनके ऊपर सेक्शन 25 लगेगा, दैट इज़ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब ये इंटेंशन जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर इज़ अगर इन्होंने ये आगे विदिन 6 मंथ्स ये आगे पब्लिक में ऑफर कर दी, अगर पब्लिक में ऑफर कर दी है सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, तो ये विदिन मतलब ये टाइम पीरियड बताया गया है, तो हम मान लेंगे ये इंडिकेटर है कि आपने इसी वजह से ही इनको बी लिमिटेड को दी कि आप पब्लिक ऑफर करना चाहते थे। या फिर और इंडिकेटर दोनों ही कंप्लाई करना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो। फर्स्ट, या कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड, फुल कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड। दूसरा क्या इंडिकेटर है कि जो ये बी लिमिटेड थी इसको शेयर्स मिल रहे हैं, तो भाई बदले में पैसा तो दे, कंसिडरेशन तो दे इसको, लेकिन इसने इसको कोई कंसिडरेशन पे नहीं की। तो इसकी मतलब जो इंटेंशन थी यही थी कि पब्लिक को बेच देगी, पब्लिक से जो भी पैसा आएगा फिर हम ए लिमिटेड को देंगे। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि आपने जो ये ट्रांजैक्शन करी है ना, ये इसी इंटेंशन, ये इसी व्यू से की थी कि हमारे जो है सिक्योरिटीज़ हैं वो पब्लिक में ऑफर की जाए। क्यों, इसमें फ़ायदा क्या हुआ, जब हमने अपने 70% शेयर्स बी लिमिटेड को दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो पब्लिक इशू नहीं हो रहा, जनरल पब्लिक को इशू नहीं हो रहा, पर्टिकुलर एक पर्सन को हो रहा है, तो यहाँ पे तो हमारे पास प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट ही नहीं बनती, नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन जब ये इस जो है ये प्रोविजंस को क्यों लाया गया, क्योंकि कंपनी यहाँ पे चालाकी दिखाती थी और ऐसी ही हरकतें करके यहाँ पे आगे पब्लिक में ऑफर कर देती थी बिना प्रोस्पेक्टस के। इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा, कंपनी अपनी लायबिलिटीज से बच जाती थी। क्यों, क्योंकि जब भी कोई पर्सन प्रोस्पेक्टस में से इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस पढ़ के शेयर्स खरीदता है ना, और आगे जाके कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग, मिस स्टेटमेंट, कुछ भी गलत निकल आ जाता है प्रोस्पेक्टस में, तो कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, जिन लोगों ने भी ऑथोराइज किया था उस प्रोस्पेक्टस को, वो लाइबल हो जाते हैं, पैसा भी रिफंड करना पड़ता है और भी लाइबिलिटीज आ जाती हैं उन लोगों के ऊपर। और ऐसे फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से जब वो करते हैं तो 447 के अंदर भी वो लाइबल हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो ये रास्ता अपना रहे थे, लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट में ये प्रोविज़न आई, और ये प्रोविज़न हमें क्या कहती है कि अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन की जाती है जिसके दो इंडिकेटर्स प्रोवाइडेड हैं, द फर्स्ट वन इज 6 महीने के अंदर अंदर ही आप आगे पब्लिक में ऑफर कर रही है जो ये बी लिमिटेड है, या फिर पूरा कंसिडरेशन इसने इसको पे नहीं किया। कब पे किया, जब पब्लिक ऑफर को कर दिया, उस बेस पे किया, तो ये यहाँ पे कवर होगी, ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। क्या होगा अब जब ये बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड आगे पब्लिक को ऑफर कर रही है, तो जो भी यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट देगी ना पब्लिक को ऑफर करते हुए, इस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। और यहाँ पे क्या, प्रोस्पेक्टस के ऊपर जो भी प्रोविजंस अप्लाई होते थे इस डीम्ड प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। उन लोगों को जो यहाँ पे जो ये बी लिमिटेड के डायरेक्टर, प्रमोटर जो भी लोग हैं, या कोई फर्म है तो उसके पार्टनर्स वगैरह, उन सब के ऊपर भी ये सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी, और उनको प्रोस्पेक्टस की जो भी कंडीशंस है उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। साथ के साथ पहले तो क्या था, ए लिमिटेड अगर खुद प्रोस्पेक्टस इशू करती तो उसके डायरेक्टर, प्रमोटर फंसते अगर कुछ गलत आता है। अब क्या होगा, ये तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है, और ये लोग, इसके डायरेक्टर, प्रमोटर भी फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी ये भी उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने में आ गए। ये माना जाएगा कि जो भी ये डॉक्यूमेंट अब इशू किया जा रहा है ये इस कंपनी के बिहाफ पे इशू किया जा रहा है, जो भी इसमें डायरेक्टर, प्रमोटर इन्वॉल्व है, ये माना जाएगा यही लोग हैं, यानी इसके डायरेक्टर, प्रमोटर भी फंस गए और इसके डायरेक्टर, प्रमोटर्स भी यहाँ पर फंस जाएंगे। तो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशू करने में अगर मैलिशियस है आपकी कंडीशन, तो ही वो आपका प्रोस्पेक्टस या जो ये डॉक्यूमेंट है वो डीम्ड माना जाएगा। दो बेसिक उसके इंडिकेटर्स हैं, उनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। फर्स्ट वन इज अगर 6 महीने के अंदर अंदर बेच दी। सेकंड वन इज अगर वो सिक्योरिटीज़ की कंसिडरेशन ही आपने यहाँ पे बी लिमिटेड ने कोई कंसिडरेशन अगर पे नहीं की तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट अगर वो
मतलब पब्लिक में लाने के लिए लेके आ रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। चलिए अब हम इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं क्या होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जनरली प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम केसेस। जब इन्विटेशन हम दे रहे हैं बायर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स या डिबेंचर्स, सो एट वन टाइम इट वॉज पॉसिबल कि कंपनी इस चीज़ को अवॉइड कर लेती थी, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को जो प्रोस्पेक्टस के थे उसको अवॉइड कर लेती थी, अलॉट कर देती थी पहले बी लिमिटेड को, बी लिमिटेड आगे पब्लिक में बेचती थी। एक जरिया बना लिया था इन लोगों ने कि प्रोस्पेक्टस की कंडीशन से बच जाए। और मेजर इसका क्या पर्पस होता था कि प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट तो छोटी सी है, लेकिन वो जो प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत आ गया लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी के परव्यू से बचने के लिए ये लोग, ये कंपनीज ऐसा रास्ता अपनाती थी। ठीक है, वो मीडियम बीच में जैसे इशू हाउस लेके आएगी या अंडर राइटर्स फर्म कंपनी, कुछ भी उन लोगों को इन्वॉल्व कर लेती थी बीच में। अब इसके क्या प्रोविजंस है, जब एक कंपनी अलॉट करती है या अग्री टू अलॉट करती है कोई भी शेयर डिबेंचर किसी इशू हाउस को, इशू हाउस यहाँ पे हमारा कौन था, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड इशू हाउस। विद द व्यू, उनका क्या यहाँ पे इंटेंशन क्या थी, दैट ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज आर टू बी ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। हम पब्लिक में सेल करेंगे उस चीज़ को। तो यार यहाँ पे तो प्रोस्पेक्टस की रीड ही नहीं आती, लेकिन यहाँ पे भी प्रोविजंस ले आई हमारा कंपनीज एक्ट। देन एनी डॉक्यूमेंट जो आप ऑफर फॉर सेल के टाइम पे दे रहे हो पब्लिक को, उस डॉक्यूमेंट को हम डीम्ड मानेंगे कि वो एक प्रोस्पेक्टस ही है जो किसने इशू किया हो, कंपनी ने यानी ए लिमिटेड ने वो इशू किया हुआ वो मानेंगे। इसके डायरेक्टर प्रमोटर यहाँ पे फंसेंगे। एजम्पशन क्या है, अनलेस मान लो हो सकता है कि कुछ प्रूव कर दे ये बी लिमिटेड के लोग भी, हो सकता है हमारे पास पैसे की शॉर्टेज पड़ रही थी या कुछ भी, इसलिए हमने बेच दिए अपने ये शेयर विद इन 6 मंथ या कुछ भी ऐसा। नहीं तो क्या माना जाएगा, कोई भी अलॉटमेंट या अग्री टू अलॉटमेंट इशूइंग हाउस को जो दी गई थी इस डीम टू बी, आपने इस तरीके से की थी कि आप पब्लिक में ऑफर करोगे अपनी सिक्योरिटीज़ अगर ये 2 इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताए वो पूरे हो जाते हैं। पहला इंडिकेटर क्या था कि विद इन 6 मंथ कर दी, दूसरी क्या थी पूरा कंसिडरेशन आपको नहीं मिला। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अब आपके ऊपर ये आता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इस डीम्ड प्रोस्पेक्टस के क्या इफेक्ट्स होंगे। Effects of deemed prospectus। इफेक्ट्स ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होंगे, क्या कंटेंट्स हैं, तो क्या होगा। सेक्शन इन एडिशन टू इन्फॉर्मेशन जो आपको सेक्शन 26 में तो इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी है, तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्या क्या अमाउंट ऑलरेडी कंपनी जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड थी, इसने इसको शेयर्स दिए थे, बदले में इसने इसको कुछ कंसिडरेशन दिया या पेंडिंग है अभी, येट टू बी रिसीव्ड, यानी जो भी इसको पैसा रिसीव हो गया या स्टिल पेंडिंग है, येट टू बी रिसीव्ड, वो कितना पैसा है वो सब आप बताओगे। दूसरा क्या है कि आपको जो भी ऐसी जो ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं या जो ये शेयर कॉन्ट्रैक्ट के जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे इन दोनों के बीच में, वो आप इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखोगे। डिटेल्स ऑफ इंस्पेक्शन की फैसिलिटी आपको बतानी पड़ेगी जो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि कहाँ पे वो प्लेस एंड टाइम क्या होगा कि कोई भी लोग आके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपके बीच में ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ था। दूसरा हम यहाँ पे ये मेन थे, उसके इफेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट इज सारे जो प्रोविजंस होंगे जो प्रोस्पेक्टस पे एप्लीकेबल होते थे वो इक्वली डीम्ड प्रोस्पेक्टस के भी एप्लीकेबल होंगे। प्लस 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट और आ गई जो हम उसमें तो इन्फॉर्मेशन देनी है। दो प्रोविजंस और क्या आ गए, एक तो कितना पैसा आ गया था, कितना पैसा पेंडिंग था, प्लस आपको क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे इंस्पेक्शन के प्रोविजंस, इंस्पेक्शन के लिए प्लेस एंड टाइम कि कहाँ हम प्लेस, जो लोग अगर आपके बीच का के इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते हैं तो क्या प्लेस किस टाइम पे आके वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट इज डीम्ड डायरेक्टर, जो पर्सन जो इशूइंग हाउस के थे जो ऑफर कर रहे हैं आर टू बी डीम्ड, वो यही माना जाएगा कि वो कंपनी जो ए लिमिटेड है उसके डायरेक्टर प्रोमोटर ही वो माने जाएंगे। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे साइन कौन करेगा प्रोस्पेक्टस के, प्रोस्पेक्टस पे साइन कौन करेगा। अगर इशू हाउस
अगर इशू हाउस एक कंपनी है तो उसके 2 डायरेक्टर्स को साइन करना पड़ेगा, 2 डायरेक्टर्स को। अगर वो एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, तो मेजॉरिटी पार्टनर्स को, तो मेजॉरिटी पार्टनर्स को यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। साइन के प्रोविजंस हैं, साइनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को साइन, अगर कंपनी है, अगर इशू हाउस हमारा कंपनी था, उस केस में 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे। अगर इशूइंग हाउस हमारा फर्म था तो उस केस में मेजॉरिटी पार्टनर्स को साइन करने पड़ेंगे प्रोस्पेक्टस के ऊपर। डीम प्रोस्पेक्टस जो वो डॉक्यूमेंट था वो करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 25 तक। नेक्स्ट इज सेक्शन 26। सेक्शन 26 मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या बताता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर। पहले जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे वो बहुत जनरल बेसिक पॉइंट्स हैं। उसमें क्या पॉइंट्स कवर होते हैं, हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का जो है उसका नेम एड्रेस, कंपनीज का सेक्रेटरी, जो भी हमारे पीपल हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, ऑडिटर्स, बैंकर्स, ट्रेडर, अंडरराइटर, उनका नाम और एड्रेस। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारा हम इशू लेके आ रहे हैं हमारी सिक्योरिटीज़ का, उसका डेट, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट बताना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? जैसे आपका एग्जाम फॉर्म इशू होते हैं या कोई भी चीज़ इशू होती है तो आपको कब से कब तक उसमें अप्लाई करना है। हम कहते हैं ना यार आज लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, या आज से फॉर्म्स खुल रहे हैं, तो आपको इशू डेट और ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट बताना ज़रूरी होती है ताकि लोगों को पता चले हमने कब तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको डिक्लेरेशन देनी होगी अबाउट द इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, अगर अलॉटमेंट और रिफंड्स के ऊपर। यानी क्या होता है कि या तो कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, जो भी पैसा उसको आया जब लोगों ने अप्लाई किया था, या तो उनको उनके बदले में शेयर्स अलॉट करेगी, या अगर शेयर अलॉट नहीं कर रही किसी भी रीज़न की वजह से तो उनको पैसा रिफंड कर देगी। ये 15 दिनों के अंदर अंदर करना होता है कंपनी को। नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेटमेंट देंगे कि हम आपका जो भी पैसा आएगा उसको सेपरेट अकाउंट में रखेंगे। उस अकाउंट को हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। इसके रिगार्डिंग ही एक डिक्लेरेशन देती है कंपनी कि ये जो एस्क्रो अकाउंट है इसमें से पैसा सिर्फ 2 ही पर्पस के लिए यूज़ होगा, या तो शेयर अलॉटमेंट के लिए या रिफंड के लिए। जो हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट पैसा यूज़ होगा या रिफंड के लिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग ऑफ इशू के बारे में डिटेल, कंसेंट देना डायरेक्टर ऑडिटर की, जो जिन भी लोगों का नाम होता है हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर उन लोगों का हमें डिटेल्स बतानी पड़ती है, उनका कंसेंट लेना पड़ता है। जैसे आपको मैंने बताया था एक्सपर्ट अगर ओपिनियन को आप इंक्लूड कर रहे हो तो उसका भी कंसेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अथॉरिटी फॉर द इशू क्या होगी, OR पास हुआ था या नहीं हुआ, कंपनी में OR पास हो चुका है शेयर्स इशू के लिए, अगर जो भी हमारे फर्स्ट जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वही हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब लोग। अथॉरिटी इशू क्या है, प्रोसीजर एंड टाइमिंग होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, कितना हमारे पास लोन इक्विटी ऑलरेडी है, वो भी इंटरेस्ट एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है इन्वेस्टर्स का। नेक्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट क्या है पब्लिक ऑफर करने के, कंपनी के सबसे पहले तो कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी जो ये ऑफर लेके आ रही है, जो आप हमसे पैसा रेज कर रहे हो किस पर्पस के लिए आप इस पैसे को यूज़ करना चाह रहे हो। मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट कंपनी, यानी क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी चलाने के। अगर कुछ ऐसा हो कंपनी वाइन के बिजनेस में या फिर कंपनी जो है चमड़े के बिजनेस में है, जैसे हो सकता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट है कि हम लेदर के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि जो इनोसेंट एनिमल्स होते हैं उनकी हंटिंग की जाती है, कुछ भी ऐसा है, तो जो लोग होते हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। वो जो जिन लोगों को ये पाप लगता है वो क्यों उस कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो कंपनी का ऑब्जेक्ट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर ऑफ प्रोजेक्ट बताना पड़ेंगे कि मैनेजमेंट की क्या परसेप्शन है, कितना रिस्क है इस काम के अंदर, ठीक है। जेस्टेशन टाइम कितना है कि उस प्रोजेक्ट को खड़ा करने में कितना टाइम लग जाएगा, एंड इस प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, डेडलाइन। कोई भी प्रोमोटर्स के ऊपर पिछले 5 सालों में कोई ऐसा लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, प्रीमियम पे इशू कर रही है, डिस्काउंट पे इशू, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, कैश या काइंड के फॉर्मेट में कर रही है। डायरेक्टर की डिटेल, उनकी कितना उनको पैसा मिलता है, उनके अपॉइंटमेंट की सब डिटेल, प्रोमोटर का कितना कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ की डिटेल भी करेगी, क्योंकि इनिशियल पैसा को इकट्ठा करने में इनिशियल पैसा तो प्रोमोटर्स का ही लगता है ना, उन लोगों का कितना हिस्सा है वो बताएंगे, और कुछ भी ऐसे अदर मैटर्स वो बताए जाएंगे। नेक्स्ट जो ये आगे 6 पॉइंट्स बताए गए हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट, यही है
कि हमारी कंपनी का प्रेजेंट में क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, कैसी बैलेंस शीट है, एसेट लाइबिलिटी कैसी है, डायरेक्ट जो हमारा ऑडिटर्स हैं उसकी इस पर रिपोर्ट जाएगी। उसके बाद पिछले 5 सालों का हमारा P&L कैसा है उस पर ऑडिटर की रिपोर्ट जाएगी। पिछले 5 सालों की हमारी बैलेंस शीट की भी ऑडिटर की रिपोर्ट जाएगी। देन हमारे सब्सिडरीज के भी हम पिछले 5 सालों का सारा रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस का जाएगा। नेक्स्ट चीज़, कुछ भी ऐसा बिजनेस या ट्रांजैक्शन जिसमें आप इन सिक्योरिटीज़ को जो भी पैसा इकट्ठा करोगे उस पर अप्लाई करोगे, उसके ऊपर भी रिपोर्ट्स जनरेट होंगी और लगाई जाएंगी प्रोस्पेक्टस के अंदर। नेक्स्ट इज जो यहाँ पे है, हमें डिक्लेरेशन देनी पड़ती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। सेक्शन 26 आपको बेसिकली 3 ही चीज़ें बताएगा कि आपको अपने प्रोस्पेक्टस में डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन देनी है कि हमने कंप्लाई कर दिया किसके साथ, क्या पढ़ रहे हैं हम, कंपनीज एक्ट के साथ, नेक्स्ट इज सेबी एक्ट के साथ, लास्ट इज SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट के साथ। यानी हमने इन तीनों लॉज के साथ, तीनों एक्ट्स के साथ कंप्लाई कर लिया। इनके जो भी रेगुलेशंस रूल्स बताए गए हैं इनके साथ कंप्लाई कर लिया। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज़ और जो ये सेबी जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है वहाँ पे सेबीज़ का बहुत रोल होता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा लगने जा रहा है वहाँ पे। तो इन तीनों के हम कंप्लाई कर रहे हैं, इसकी डिक्लेरेशन आपको प्रोस्पेक्टस में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज 26(1) बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या बताता है कि क्या क्या मैटर्स आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड करने हैं। सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 मैटर्स क्या क्या इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, DIR, D फॉर डेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप डेट यहाँ पे मेंशन करोगे वो डीम टू बी डेट ऑफ पब्लिकेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन एज पर सेबी या SCRA जो रिक्वायर्ड थी उनके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो आपने दे दी। आर इज रिपोर्ट्स जो भी सेबी के अकॉर्डिंग मांगी जानी चाहिए थी या जो प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए वो आपने इंक्लूड कर दी। यानी DIR डेट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आपने इंक्लूड कर रखी है अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो हम एक इसको रीडिंग दे देते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। पहला है प्रोस्पेक्टस के ऊपर इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी, डेटेड होना चाहिए प्लस साइंड होना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेट और साइन का प्रोविज़न हम सेक्शन 26(1) में पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ वायलेशन इन चीज़ों में होता है तो पर्टिकुलरली सेक्शन 26 की जो भी हमारी पनिशमेंट लाइबिलिटी फाइन बनता है वो ही हमें इन जो डायरेक्टर्स हैं या कंपनी के ऊपर है वो लाइबल होंगे वो पे करने के लिए, अगर इन प्रोविजन की वो वायलेशन करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टस में ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो सेबी ने स्पेसिफाई की है इन कंसल्टेशन विद CG वो देनी है। जब तक ऐसा कुछ जो है सेबी ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं देता तो सेबी की एक ICDR, सेबी की एक रेगुलेशन है ICDR, उसको आपने कंप्लाई करते हुए चलना है। ICDR इज इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसकी जो आप फाइनल में कवर करते हो। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन, मतलब जो था ना डिक्लेरेशन की हमने कंप्लाई किया, मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन देनी होती है कंप्लायंस कंपनी एक्ट सेबी के साथ SCRA वो सारी डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन शैल फर्दर स्टेट दैट कि कुछ भी इनके प्रोविजंस के साथ हमने कॉन्ट्रावेंशन नहीं की है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको 26(1) में बताने हैं। इनके अगर इनकी वॉयलेशन कर देते हो तो आपके ऊपर जो फाइन लगेगा दैट इज, चाहे वो कंपनी है चाहे वो ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर कितनी पेनल्टी है, 50,000 से लेके 3 लाख तक। अगर इन चीज़ों में अगर वो गड़बड़ कर देते हैं, वॉयलेशन कर देते हैं तो 50,000 से लेके 3 लाख तक है, चाहे कंपनी हो चाहे ऑफिसर्स हैं जैसे डायरेक्टर प्रमोटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 26(1) कहाँ पे नहीं लगता, यानी प्रोस्पेक्टस के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। सिंपल सी बात है, जहाँ पे प्रोस्पेक्टस ही नहीं रिक्वायर्ड वहाँ पे प्रोस्पेक्टस की इन्फॉर्मेशन भी नहीं रिक्वायर्ड होगी। जैसे कि जब कंपनी राइट इशू करना चाहती है तो भी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज जब आपके सिक्योरिटीज़ वगैरह ऑलरेडी कोटेड हैं और आप सेम यूनिफॉर्म सिक्योरिटीज़ लेके आना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं होंगी, हमारे ये मैटर्स 26(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बताया, जो भी डेट आपके प्रोस्पेक्टस पे लिखी होगी वो डेट ऑफ उसकी पब्लिकेशन मानी जाएगी, यानी प्रोस्पेक्टस जब आपने ROC को सबमिट किया उसकी डेट मानी जाएगी। अब आपको क्या करना है,
कि जब भी प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक में, उससे पहले आपको आरओसी को अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो सबमिट करना पड़ता है। यू नो दैट आरओसी को हमने जो भी हमारा पब्लिकेशन की डेट तक हमने आरओसी को अपनी एक कॉपी देनी पड़ती है अपने प्रोस्पेक्टस की, ताकि वो उसकी रजिस्ट्रेशन कर लें अपने पास, ठीक है, जिस पे हर पर्सन जो यहाँ पे ऑथोराइज था, डायरेक्टर, प्रोमोटर वगैरह, उनके साइन होने चाहिए। हर प्रोस्पेक्टस अपने फेस के ऊपर ये चीज़ बताएगा, स्टेट करेगा कि हमने अपनी एक कॉपी जो प्रोस्पेक्टस की है वो रजिस्ट्रार को सबमिट कर दी है। लास्ट इज रजिस्ट्रार तब तक रजिस्टर नहीं करेगा किसी प्रोस्पेक्टस को जो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही, जैसे कंसेंट लेना सभी लोगों का या हमारे पास सबमिट करना, तो तब तक जो अगर वो प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रही है तो तब तक वो रजिस्ट्रार अपने पास रजिस्टर नहीं करेगा उस प्रोस्पेक्टस को। नेक्स्ट इज वैलिडिटी कितनी होती है? 90 डेज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट कि 90 डेज तक कोई भी प्रोस्पेक्टस होता है वो वैलिड रहता है। उसके बाद है एक्सपर्ट। सबसे पहले देखिए एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके पास अथॉरिटी या पावर होती है कोई भी चीज़ को सर्टिफाई करने की, यानी एक सर्टिफिकेट इशू करने की जिसको पावर होती है, द पर्सन इज नोन एज द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, सीए, इंजीनियर, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, वैल्यूअर हो गया, एक्चुरियर हो गया, या इंजीनियर, कोई भी ऐसे लोग जो होते हैं वो यहाँ पे एक्सपर्ट माने जाएंगे। अब एक्सपर्ट की ओपिनियन को आप अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं लिख सकते अनलेस आप इन पॉइंट्स के साथ कंप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट इंटरेस्टेड बंदा नहीं होना चाहिए, एक्सपर्ट एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही होना चाहिए, यानी एक्सपर्ट हमारी फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट से हमें रिटन कंसेंट ले ले। कल को एक्सपर्ट मुकर जाए तो हम क्या कर लेंगे, यानी एक्सपर्ट से हमें रिटन कंसेंट लेके रखना पड़ेगा। प्लस उसने वो रिटन कंसेंट अप टू द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस विड्रॉ नहीं की हो। नेक्स्ट, ये जो दोनों बातें हैं, क्या बातें कि हमने रिटन कंसेंट भी ले लिया एक्सपर्ट से, प्लस हम उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी नहीं किया, इस चीज़ को भी हमने एक प्रोस्पेक्टस के अंदर एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो ये सब बातें थी हमारे एक्सपर्ट स्टेटमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज पनिशमेंट, मैं आपके साथ ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर ऑफिसर या कंपनी अगर इन सेक्शन 26 के साथ कोई वॉयलेशन करती है प्रोविजन के साथ, उनके ऊपर पनिशमेंट लगेगी 50,000 से लेके 3 लाख तक। जैसे कि प्रोस्पेक्टस पे साइन नहीं थे या डेट नहीं थे तो इसी सेक्शन में फॉल किया तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, या उन्होंने सेबी रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई नहीं किया तो वो भी यहाँ पे कवर होंगे। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट होती है तो उनके ऊपर पेनल्टी यहाँ नहीं लगेगी, वो हम कवर करेंगे सेक्शन 34, 35, 36 में, इन सेक्शन में हम उसको कवर करेंगे। लेकिन अगर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट बिना उसकी परमिशन के आप अपने प्रोस्पेक्टस में लेके घूम रहे हो तो वो 26 में कवर होगा और आपको यहाँ पे पनिशमेंट लगेगी 50,000 से लेके 3 लाख तक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर किया प्रोस्पेक्टस का। हमने पहले बेसिक मीनिंग देखे, उसके डेफिनेशन कवर की, सेक्शन 23 पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस डिस्कस किया, उसके बाद हमने डीम प्रोस्पेक्टस देखा। तो ये सब पॉइंट्स जो थे हमने यहाँ पे आज कवर किए। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको इनके पॉइंट्स में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द सॉल्यूशन एंड द रिप्लाइज टू योर क्वेरी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू।